भाई साहब? नमस्कार। होपफुली आप सभी लोग एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। परफेक्टली फाइन एंड ओके। आओ भैया, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। सभी लोग पढ़ने के लिए तैयार। हाँ जी, तो आज फाइनली इसको खत्म कर देते हैं। बहुत दिन हो गया भाई न्यूटन न्यूटन चलते चलते। आज बढ़िया साइकिल पढ़ाएंगे। इसके तुरंत बाद गुरुत्वाकर्षण की दो चार बातें बची बची हैं, इसके बारे में सुन लेते हैं। इसके बाद में खत्म करते हैं इस चीज को, ठीक है? बाकी तो क्या ही है, वेट ऑफ ए बॉडी एट मून, सिंपल सी बात है, कुछ बता नहीं है इसमें। हाँ जी सर जी, गुरुत्वाकर्षण। हिमांशु लिख रहे हैं सर आंखें काली हैं आपकी आज। ओहो, चश्मा लगाना भूल गए। ओह माय गॉड। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है छुपा रहे हो? चश्मा लगा रहे हो, क्या है जो छुपा रहे हो? आइए, तो ये बात ये है, ईच एंड एवरी मैसिव बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर बाय विर्च्यू ऑफ देयर मासेस। ध्यान से सुनिएगा, जबरदस्त बात है, महत्वपूर्ण तम समय से समझिएगा। आप में से कईयों को लगता है कि पृथ्वी पर जो चीज ऊपर से आके पड़े समझो गुरुत्वाकर्षण है ना, एकदम ना। तो क्या है? तो भैया बात ये है, गुरुत्वाकर्षण का मतलब है कि दुनिया की हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। मतलब समझ जाओ आप, जैसे आप समझते हैं कि आपका मन डोला, किसी का तन डोला, जो भी है वो असल में वो कुछ नहीं, ग्रेविटेशन है। अगर कोई आपको लगता है कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, किसी के पीछे चक्कर क्यों काट रहे हो, तो सिंपल सा आंसर दे दो कि प्रभु कुछ नहीं है, सिंपल फिजिक्स पढ़ के आ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण है। नोट्स और दिखा देना कि मैं नहीं, न्यूटन कह के मरा था। ठीक है? तो अर्थ मतलब कहने का मतलब यह है कि ईच मैसिव बॉडी, जिसमें भी मास है, वो एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। ठीक है? अंकित भाई, आप सर एक रिक्वेस्ट है, मॉर्निंग में आप जो करंट अफेयर करवाते हैं 4 AM 7 AM मंथली कंपाइल करवा दीजिए प्लीज सर, रिवीजन में इजी होगा। प्रभु बिल्कुल सुन लिया है, आपकी आपकी रिक्वेस्ट भी सुन लिया है, लेकिन अंकित मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप इसका एक मंथली कंपाइलेशन बना लिया करो, रोजाना जो फाइल मिलती है, मजा ही आ जाएगा कंपाइलेशन से यार, रिवीजन आसान हो जाएगा। मैं जैसे शेयर करता हूँ, रोजाना शेयर करता हूँ विदाउट फेल। बस तुम यार इतना सा कर लो, जो मैं मंथली दे रहा हूँ ना, बस एकदम स्टेपल कर लो यार, कसम से बता रहा हूँ, माँ कसम, आज मजा आ जाएगा, तुम्हारा रिवीजन जबरदस्त हो जाएगा। कर लो बेटा। चलो, अब इधर क्या है कि virtue of their masses, this phenomenon is called gravitation। तो ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन है कि किन्हीं दो वस्तुओं का एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना। ठीक है ना? तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ने के बाद भी अंकित अंकित से बतिया रहा है। बताइए, बात है समझ में आ गई होगी क्या हमने समझाया है? क्लियर हो गया? अर्थात अगर मैं कोई कोई भी दो ऑब्जेक्ट लेता हूं, लेट्स से कि मेरा एक फोन मेरे दूसरे फोन के साथ में आकर्षित हो रहा है, तो ये जो आकर्षण है ना, ये होता है। ठीक है ना? तो ये जो होने वाली चीज है, यही गुरुत्वाकर्षण है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक बात है। न्यूटन ने कहा कि जो जिसका मास ज्यादा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा, वो अपनी तरफ चीजों को आकर्षित करेगा। बोले ठीक बात है। तो यही कारण है कि पृथ्वी पर जो एप्पल है वो नीचे आके गिरता है। बोले बहुत बढ़िया बात है। तो बोले द्रव्यमान के हिसाब से तो अगर बात करो तो सूर्य का जो द्रव्यमान है वो दूसरे क्या कहते हैं, अगर हम बात करें तो दूसरे ग्रहों की तुलना में ज्यादा है, क्योंकि सब उसी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो बोले बिल्कुल सही बात समझ रहे हो कि सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से ज्यादा है। यही कारण है कि सूर्य के एक बार कोई नजदीक पहुंच गया तो सूर्य पे ही जाके गिरेगा। तो बोले फिर एक बात बताओ, पृथ्वी से कितना दूर हम जाएं, पृथ्वी से कितना दूर हम जाएं कि सूर्य की तरफ भी ना जाएं और पृथ्वी की तरफ भी? ये बिल्कुल वैसे हो गया जैसे बचपन में ना आप लोगों ने अगर एक चीज देखी हो, हम लोग दो चुंबक लेकर के चुंबकों को एक दूसरे की तरफ भेजा करते थे, यूं, है ना? और हमें पता था कि तुम जो हो वो एकदम लपक के एक दूसरे की तरफ भागोगे। फिर हम क्या करते थे, उस चुंबक का मुंह पलट देते थे, उसको पलट देते थे, और फिर सेम पोल को एक दूसरे की तरफ लेकर के आते थे। जब सेम पोल को एक दूसरे की तरफ लेके आते थे, वो एक दूसरे से दूर भागते थे। और दूर भागते थे तो कई कलाकार हम में से ऐसे होते थे जो सोचते थे कि बेटा इस चुंबक पे दूसरे चुंबक को तैराएंगे यो यो करके। मतलब, और पृथ्वी के बीच भी एक बिंदु बनता है जिसे हम लैग्रांज पॉइंट कहते हैं, लैग्रांज बिंदु कहते हैं। अर्थात दोनों के गुरुत्वाकर्षण का जहां पर सिंपल बैलेंस हो जाए उसे लैग्रांज बिंदु कहते हैं। इसे L1 से लेके L5 के बीच में व्यक्त किया जाता है। यही कारण है कि भारत अपना यानी इसरो जो अपना मिशन भेज रहा है उसका नाम आदित्य L1 है। हम लोग L1 नाम यानी कि लैग्रांज पॉइंट नंबर 1 पर जो हम अपना सैटेलाइट भेजने वाले हैं 2021 के अंत में, असल में वो सूर्य की तरफ नहीं जाएगा, वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में वहां रहेगा जहां पर गुरुत्वाकर्षण बैलेंस हो जाता है। ठीक है? चलिए, ये बात तो हो गई फर्जी। आगे बढ़ते हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहता क्या है? The gravitational force acting between two point objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। सिंपल सी बात है जी। गुरुत्वाकर्षण बल, लेट से आपने जी से व्यक्त किया, दो वस्तु हैं, एक वस्तु है ए, एक वस्तु है बी, एक का मास है m1, एक का मास है m2। इन दोनों के मास के गुणनफल के समानुपाती होगा, यानी कि G इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कहा गया है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग टू पॉइंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देयर मासेस m1 एंड m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस। लेट से इनके माध्य बिंदु से इन दोनों के बीच की दूरी r थी, तो ये दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मींस इट इज लाइक दिस। तो G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2
अपॉन आर स्क्वायर ये न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। सिंपल है, क्लियर। हाँ जी साहब, प्रियंका मंडल पूछ रही हैं कि प्लीज आंसर दे दीजिएगा, किस चीज का देना है। पहला, यूट्यूब की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, टेलीग्राम से। नंबर 2, जीके जीएस जीए की डिफरेंस प्लीज। जीके जीएस जीए का डिफरेंस, बहुत ही खतरनाक सवाल पूछा है लेकिन हम आंसर दे देते हैं। ये सारे ही सवाल हम लोगों के द्वारा ड्रॉ किए गए हैं, पहला ऐसा कोई सवाल एग्जिस्ट नहीं किया करता था। जैसे पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन आवर जनरेट किया गया, ऐसे ही हम मास्टरों के द्वारा ये जीके जीएस और जीए नामक शब्द बेटा ड्रॉ किए गए हैं। तो आपका सवाल तो खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने क्या शब्द बना दिए हैं वो बता देते हैं। जीके का मतलब है जनरल नॉलेज। सीरी तुम चुप रहो, आराम करो। हाँ, तो ये जीके का मतलब होता है जो भी आप ऐसी चीजें पढ़ें जिसमें करंट ऐड ना हो, वो चीजें जीके कहलाती हैं। क्लियर। जीएस किसे कहा जाता है, जीएस सामान्यतया हम सामान्य विज्ञान को कह रहे हैं, हालांकि ये सब चीजें एक ही हैं। जीएस जो है वो सामान्य विज्ञान को कह रहे हैं। सामान्य विज्ञान का अर्थ हुआ जिसमें आप लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी जान लेते हैं, ठीक है ना। तीसरी है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मतलब हुआ कि बताएं किस मतलब क्या कहते हैं ना उसको, बम्बू जो होता है, बैम्बू क्या, अरे बैम्बू नहीं, बांस का जो पौधा होता है वो कितने साल में फूल निकालता है, या दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है, या फिर दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन सा होता है, हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कौन से होते हैं, दैट इज नॉन एज जनरल अवेयरनेस। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो भाई ये सारी चीजें हैं। हम लोग पढ़ाते क्या हैं, हम जीके एंड जीएस पढ़ाते हैं। अवेयरनेस तो आप यूं ही ले लेते हैं एडिशनल नॉलेज में। प्रपोर्शनल मींस क्या होता है, समानुपाती। प्रपोर्शनल मींस का मतलब होता है समानुपाती, ठीक है ना। हाँ, आज हम फुल मूड में क्यों हैं, क्योंकि हमें बहुत जबरदस्त न्यूज पढ़ाने का मौका मिलेगा, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ाएंगे, 7:30 बजे जरूर देखिएगा। हाँ, सारंग पांडे बिल्कुल सही। आज हमारा वो नहीं आया है, क्या नाम है, अपना नाम भूल गए, सागर। सागर आया होता तो उसकी उसकी आज जो है ना वो मतलब काम पूरा हो जाता उसके लिए, मतलब उसका ईश्वर ने सुन लिया, समझे आप। डन है। हाँ, चलो बहुत बढ़िया, बढ़े आगे, अब हो गया आगे। तो साहब गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमने क्या कहा, इधर सुनिएगा। चींटी कैसे चल पाती है दीवार पर, गौरांग मोहंती, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बातें, बिल्कुल। हाँ, बोतल के बाहर पानी कैसे निकल आता है, जादूगर क्या करता है कि खून के निशान चले आते हैं, वही वाले। सर सोए नहीं, सोए थे लास्ट नाइट। हाँ हाँ हाँ, अरे नहीं, हमको कुछ पढ़ाने का क्यूरोसिटी हो रहा है, हम आपकी क्लास खत्म हो और फिर वो वाली न्यूज सुनाए आपको तो मजा आएगा, हम उसकी उत्साह में हैं। हम अभी वो पूरा पूरा मटेरियल पढ़ के बैठे हुए हैं, तो भरे बैठे हैं। एनीवे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम आपको चर्चा कर रहे हैं। F इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है अभी पढ़ाएंगे आपको, अभी रुक जाओ, ऐसे ऐसे थोड़ी हम समझा देंगे आपको, बढ़िया सा वीडियो लेके आएंगे, मजा आएगा आपको। गुरुत्वाकर्षण बल, हाँ जी, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है, हमने कहा फोर्स दो चीजों के द्रव्यमान के गुणनफल अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। जी इज ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इधर देखिए, हमने यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स को जी से रिप्रेजेंट किया था। आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर दो, आप ए से कर दो, आप बी से कर दो, जिससे रिप्रेजेंट करना है आपकी मर्जी साहब। हमने इसको एफ से रिप्रेजेंट किया। जब किसी भी समानुपाती नियतांक को हटाया जाता है, बराबर का साइन लगाया जाता है, तो उसकी जगह पर एक कांस्टेंट आ जाता है। ये फिजिक्स वालों ने अपना ही एक नया लफड़ा पाल रखा है। इनका कहना है कि साहब समानुपाती को हटा करके अगर कुछ भी लगाओगे तो जो बीच का सा मामला निकल के आता है ना, वो जो चीज है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अच्छा, अब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, लोग इसको रट के बैठे होते हैं। कितनी होती है भाई, 6.67 इंटू 10 और -11 न्यूटन मीटर पर केजी, न्यूटन पर मीटर पर केजी इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा की पूरा, ये जो टोपी टोपी सी दिख रही हैं, ये बटे में समझा रही हैं बात को। क्या क्या समझा रही हैं, न्यूटन पर मीटर केजी। एक मिनट, ये टाइपिंग एरर कर दिया है, रुकिए 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 रुकिए, ये दोनों को उल्टा समझा दिया है टेक्निकली। रुको बेटा एक मिनट, हम आपको ना कॉपी पेस्ट करके देते हैं, नहीं तो फिर मीनिंग नहीं निकलेगा, रुको।
चीज को ना हमारी टीम जो है वो बटे में लिख नहीं पाई, तो इसको ना उनको लिखना ऐसे था। क्लियर है? ओके, चलो आ जाओ बेटा। तो भाई आपके सामने ये फैक्ट है, याद रखना है तो रख लेना, बाकी मर्जी आपकी। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल एज वेल एज कंजर्वेटिव फोर्स, एक केंद्रीय है और प्रचलित काल से चला आ रहा है। हाँ भाई, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जो भी विद्यार्थी आपस में बतियाने में बहुत ही ज्यादा बिजी हो गए हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, होल्ड कर लो, हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो, है ना। बाकी तो बतियाने के लिए बहुत सारी जगह हैं, लोग यूट्यूब का इस्तेमाल बतियाने के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना उत्पन्न होगा। अब कॉमन सेंस की बात यह है, दो वस्तुएं हैं m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इनके लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिराइव किया है आपने। हम कहना यह चाह रहे हैं कि उनमें से अगर एक वस्तु पृथ्वी है, तो इधर देखिएगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल पुल इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। G is equals to gm upon r square, where m is equals to mass of earth, r is the radius of earth। अर्थात अब इधर ध्यान से सुनिएगा, हुआ क्या है कि हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं वो क्या होने जा रहा है, यहां पर समझने की आवश्यकता है। ये जो m वैल्यू है ये पृथ्वी का मास है। क्यों भाई, आप तो अब तक कह रहे थे m1 m2 अपॉन r स्क्वायर लेने वाले हैं। कॉमन सेंस रखिएगा, सारी बातें समझ में आएंगी। सर अब तक तो हमने फोर्स इज इक्वल्स टू कहा था g इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होने वाली है, लेकिन सर यहां पर आप एक m को खा गए, केवल एक ही m आपने यूज किया है। ऐसा क्यों भाई? इसलिए है क्योंकि एक m1, मान लो कि आप और हम में से कोई एक है, आप और हम में से कोई एक है हमारा m1, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में मेरा वजन तो फिर भी आपसे ज्यादा होगा, लेकिन एप्पल जो कि उसने न्यूटन ने कंसीडर किया था, उस बेचारे एप्पल का वजन 250 ग्राम। अब 250 ग्राम एप्पल गुणा m2, अब m2 साहब आप लोगों का मतलब ये मैं कहूं तो 0.25 किलोग्राम पकड़ लो। अब पृथ्वी का वजन भाई साहब, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन मल्टीपल्स में होगा, मतलब मल्टीपल्स में होगा इसके, मतलब हजारों करोड़ तो कुछ, मतलब किलो टाइप से कुछ तो होगा। अगर उतना बड़ा वैल्यू है तो उसके सामने तो ये एकदम गौण वैल्यू है, यानी कि इसका फर्क ही नहीं पड़ा। इसका मतलब ये नगण्य कंसीडर किया गया। अरे बोलिए, दैट इज नॉन एज नेग्लिजिबल कंसीडर किया गया। बात समझ में आई? दूसरी तरफ आर स्क्वायर, बोले सर यहां पर ये जो आर स्क्वायर है ये क्या है। हमने कहा देखिए, यहां पर कंसीडरेशन के अंदर जो चीज काम में ली गई है वो आर है। जीएम अपॉन आर को त्वरण कहा गया है, पृथ्वी की त्रिज्या है। अब ये आर स्क्वायर का हमें डाउट है यार, ये आर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, टेक्निकली स्पीकिंग ये आर होना चाहिए, सिंपल। देखो हिंदी में तो जीएम अपॉन आर है, ये आर स्क्वायर तो नहीं होना चाहिए। एक बार मुझे चेक कर ले दो यार, अर्थ ग्रेविटेशन। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मुझे इस चीज का कंफ्यूजन क्लियर कर लेने दो। एच ऊंचाई से कंसीडर कर रहे हैं हम इसे, पृथ्वी का केंद्र यहां पर है, तो इसको तो आर ले लिया आपने। हम जब आर स्क्वायर शब्द यूज करते थे सामान्यतया m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर में रेडियस ऑफ अर्थ और यहां से इसकी दूरी, असल में ये था कि दो चीजों के बीच की दूरी जो है उसको हम लोग आर कहते थे, लेकिन माध्य दूरी को कंसीडर किया जाता है जब आप आर को कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ के केस में यहां पृथ्वी की रेडियस कंसीडर की गई है, क्योंकि वस्तुओं में दो शब्द यूज किए गए हैं ना, m1 और m2, जो a ऑब्जेक्ट और b ऑब्जेक्ट के बीच के तरफ दूरी को समझाएंगे। तो भाई a ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी ये वाली ना नाप करके केंद्र से नापी जा रही है। केंद्र से नापते समय पृथ्वी जैसा अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो बहुत बड़ा है, और जब कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसके माध्य से सरफेस के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच की दूरी r ना नाप करके दूसरी वस्तु से पृथ्वी की दूरी h फॉर्म में और केंद्र से लेकर के पेरीफेरी के बीच की दूरी को r फॉर्म में नापा जाता है।
वहीं पर जब किन्हीं दो वस्तुओं के रेस्पेक्ट में बात की जाती है तो यह कहा जाता है कि ए वस्तु बी वस्तु से इतने मीटर दूर है, लेट से 10 मीटर की दूरी पर है, तो हमको ए वस्तु का द्रव्यमान बता दिया जाता है कि भाई ये 10 किलोग्राम की है, ये 10 किलोग्राम की है और 10 मीटर दूर पर है, तो 10 गुना 10 बटे 10 टाइप से हम लोग वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन जब एक ए वस्तु यहां पर अर्थ हो जाती है तो अर्थ में हम बी वस्तु का जो दूरी 10 मीटर था ये कंसेप्ट डाउन कर देते हैं। यहां पर 10 मीटर के साथ साथ रेडियस ऑफ अर्थ को भी हम मेंशन करने लग जाते हैं, क्योंकि असल में ए और बीच की जो बीच की दूरी है वो ए और बी की सरफेस के बीच की दूरी नहीं है, तो इनके बीच के केंद्र की दूरी है। इस प्रकार से केंद्र के बीच की दूरी में अर्थ का केंद्र बहुत दूर है, इसलिए इसका आर कंसिडरेबल है। यही चीज यहां पर बोली गई है। तो ये आर स्क्वायर असल में आर एच है, जिसे कंबाइंड फॉर्म में कई बार कई कैलकुलेशंस में आर जी भी दिखाया जाता है। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर जो भी क्लियर है या नहीं है ये आपके ऊपर है। मैंने जो आपको बताना था वो ये है कि ये वैल्यू जो पृथ्वी के केस में निकल करके आती है ये 9.8 मीटर पर सेकंड इनवर्स निकल करके आती है। ठीक है ना, ये तथ्य आपको याद रखना है कि अर्थ के सरफेस की जो जी वैल्यू निकल के आती है ये 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर निकल करके आती है। क्लियर? हाँ जी बेटा, आर स्क्वायर में आर प्लस एच नहीं हो रहा है, आर स्क्वायर है ना वो चीज। ठीक है, चलिए, पृथ्वी का आकार अब इधर देखिए, अर्थ इज नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल इट्स रेडियस, मतलब पृथ्वी जो है ये पूरी तरह जो गोल दिखाई दे रही है इज नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब पूरी गोले जैसी नहीं है, अंडे जैसी है। इट्स रेडियस एज एट इक्वेटर इज अप्रोक्सीमेटली 42 किलोमीटर ग्रेटर देन इट्स रेडियस एट पोल। इसका मतलब क्या है भाई, एक बात बताओ, पृथ्वी अंडे जैसी है, यूं है, ऐसी नहीं है। इसका प्रमाण क्या है? पृथ्वी के केंद्र से अगर आप इक्वेटर की तरफ चलते हैं और आप अगर इस तरफ चलते हैं तो जो रेडियस निकल के आती है उन दोनों में अंतर है। अंतर है कितने का? 42 किलोमीटर का। ये प्रूव करता है अगर रेडियस सब जगह समान होती तो ये कंसीडर किया जाता कि ये वृत्ताकार है, लेकिन हमने इसे अंडाकार अथवा दीर्घ वृत्ताकार क्यों कहा? इसे हमने दीर्घ वृत्ताकार क्यों कहा? क्योंकि 42 किलोमीटर का डिफरेंस है। द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर। ऐसा क्यों? जब त्रिज्या इधर ज्यादा है, 42 किलोमीटर अगर ज्यादा है, मतलब रेडियस एज इक्वेटर इज अप्रोक्सीमेटली, तो ऐसी स्थिति में जो जी की वैल्यू है वो पोल पर बढ़ जाती है। अगर आप वैल्यू के अंदर आर की वैल्यू रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जब ज्यादा त्रिज्या लेंगे आप तो 42 की वैल्यू ही ले लो आप, एटलीस्ट 42 गुना 42 अगर आर स्क्वायर में वैल्यू बढ़ा रहा है तो इसकी वजह से जी की वैल्यू, और बिना 42 वाला यानी बिना 42 वाला उसकी वैल्यू, तो ऑटोमेटिक पोल पर वैल्यू ज्यादा हो गई ना। दो कॉमन सेंस लेते हैं, इक्वेटर यहां है, पोल यहां है, हम कह रहे हैं कि यहां त्रिज्या की वैल्यू ज्यादा है। कौन कह रहा है? ये तथ्य बता रहा है, फैक्चुअल डेटा है, मैंने नहीं नापा है। अगर ऐसी स्थिति में रेडियस की वैल्यू ज्यादा है तो यहां पर इस डेटा को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो कंसीडरिंग दिस फैक्ट, अगर 42 की वैल्यू अपॉन आर स्क्वायर में चली जाएगी तो आर इंटू आर यानी कि 42 इंटू 42 होगा, तो जो ओवरऑल वैल्यू निकल के आएगी वो कम होगी। वेयर एज अगर पोल पर ये 42 वाला फिगर है ही नहीं तो ऐसी स्थिति में इसकी वजह से जो ओवरऑल वैल्यू निकल के आएगी वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा होगी। हम लोगों ने इन जनरल आपको ये बात पढ़ा रखा है। क्या पढ़ा रखा है? कि जो पोल्स होते हैं वहां पर किसकी वैल्यू ज्यादा होती है? हमने बता रखा है ग्रेविटेशनल बात जो है वो पोल्स पर ज्यादा होती है। ये बात मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा रखी है। उम्मीद है आप लोगों को यह तथ्य पहले से भी याद होगा। मैंने आप लोगों को आज मॉर्निंग में भी किसी स्पेशल क्लास में मैंने ये बात सिखाई थी कि अरोरा बोरियोलिस का होना और अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस का होना नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर, ये डिपेंड करता है इन बातों पर कि ग्रेविटेशन कहां पर ज्यादा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मास एंड वेट के बारे में एक बार मुझे कंप्लीट कर लेने दो, जो भी डाउट आएगा लास्ट में पूछ लेना, क्योंकि ये 4 दिन से एक ही चैप्टर चल रहा है, मुझे एक सांस में खत्म कर लेने दो। जो भी डाउट आएगा लास्ट में पूछ लेना। क्लियर? अभी सुनते चलो यार। द मास ऑफ ए बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट केजी होती है। किसकी बात कर रहे हैं? मास की, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। स्केलर का मतलब होता है अदिश, इसकी कोई दिशा नहीं होती। मैं अगर ये कहता हूं कि मेरा वजन 1000 किलो है तो इसका मतलब ये नहीं पता है कि उत्तर में है कि दक्षिण में है कि पूर्व में है कि पश्चिम में है। वजन है तो वजन है। ठीक बात है। मास इज मेजर्ड बाय एन ऑर्डिनरी इक्वल आर्म बैलेंस। इसको नापने के लिए जो आप तराजू यूज में लेते हैं उसके द्वारा इसे नाप लिया जाता है। ठीक बात है, अच्छी बात है। मास ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में आपका वजन बढ़ गया, आपके घर में पहुंचते ही मेरा वजन घट गया, ऐसा नहीं होगा। ये पृथ्वी पर सभी जगह कांस्टेंट है। द वेट ऑफ बॉडी इज द फोर्स। अब यहां पर शब्द है वेट। क्या होता है वेट? के लिए कहा गया, हमने आपको न्यूटन का दूसरा गति का नियम सिखाया था कि बल में मां में ही बल है, सिखाया था ना, यानी कि मास इनटू
मास इनटू एक्सेलरेशन, मां में ही तब बल है। ये मैंने आपको न्यूटन की गति का दूसरा नियम सिखाया था। अगर एक्सेलरेशन त्वरण है, सामान्यतया हम वस्तुओं के विषय में बात करते हैं तब बात करते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण का जो त्वरण है यानी ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू जी में निकाली गई है, यही तो आपने निकाली है अभी। ये जो ये निकाली है ये क्या है? ये इसी का त्वरण है, ग्रेविटी का त्वरण है, ठीक है ना? तो इस त्वरण को जिसको आपने एक ही जगह जी कहा है हाल ही में, यहां पर इस जी की वैल्यू कंसीडर कर ली जाएगी, यानी कि मास इनटू जी। जी बोले तो यहां पर ग्रेविटेशन का वैल्यू 9.8 मल्टीपल कर दिया जाएगा। उम्मीद है सभी साथियों को यह बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्लियर है? किसी को भी यहां तक कोई डाउट हो, कोई समस्या पानी दिक्कत, ये लास्ट में बचा के रख लेना, फिर से समझा दूंगा, होल्ड करके लिख लेना अगर यहां तक कोई भी दिक्कत आई हो। मैं जी तक की बातें आपको सिखा चुका हूं, ठीक है? कहां गया ये वेट और मास में जो दिक्कत थी? मैं एक्चुअली जी की वैल्यू दिखा रहा था, कहां गई यार जी की वैल्यू? ये लिखा, मीटर पर सेकंड इनवर्स, ठीक है ना? बस ये याद रख लेना। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं साहब। ये बात हमको समझ में आ गई, वेट ऑफ ए बॉडी mg में नापी जाती है। अब चलते हैं, एक लिफ्ट में एक शरीर का वजन, ये आप लोगों के पेपर में इतना हालांकि नहीं पूछा जाता है, ये थोड़ा ज्यादा घुस करके सवाल हो जाएगा। ये मतलब वही बात है ना कि पढ़ाते पढ़ाते फिजिक्स का कंटेंट बहुत अंदर तक का ले लिया गया है। इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करिए, इससे पहले चंद्रमा की बात कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम मास और रेडियस ऑफ मून की बात करें, ये कम है, किससे कम है? अर्थ से कम है। और हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मास पर डिपेंड करता है और रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। तो मून का जब मास और रेडियस कम है तो ऐसी स्थिति में जो ग्रेविटी ऑफ मून है वो कम होगी। ऐसी स्थिति में किससे कम होगी? अर्थ से कम होगी। और जब इस वैल्यू को नापा गया तो पता चला कि पृथ्वी की ग्रेविटी का ये 1/6 हिस्सा था। इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का वेट 120 किलो है तो ऐसी स्थिति में उसका वेट 120 केजी है तो वहां पर वो 20 कंसीडर किया जाएगा, वेट उसका 1/6 कंसीडर किया जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कहने का अर्थ हुआ कि 1/6 हिस्सा दिखाई देता है किसका? मेरे प्यारे साथियों, धरती पर जो व्यक्ति का वजन है। अब वजन जो है इसको कंसीडर कैसे किया गया है? एम इंटू जी में। एम को नापा किसमें गया है? किलोग्राम में। जी को किसमें नापा गया है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही आपकी वैल्यू निकाली जाएगी। अगर बात करते हैं अब लिफ्ट की, तो मास तो दोनों जगह सेम है, ये ध्यान रखिएगा। मास अदिश राशि है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप इतने किलोग्राम के यहां पर हैं और अभी रेलवे एनटीपीसी में ये सवाल पूछा भी गया है, मास चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी पृथ्वी की ज्यादा है, मून की कम है। मास अदिश राशि है, उसके ऊपर किसी चीज का फर्क नहीं पड़ रहा है। When lift is in rest or in uniform motion, the weight recorded in spring balance, that is apparent weight, is equal to the real weight of the body W। मतलब आराम से लिफ्ट खड़ी हुई है तो उसमें जो वजन है वो mg में नापा गया, W is equal to mg नापा गया। When lift is accelerating upward, यानी लिफ्ट ऊपर चल रही है, the weight recorded in spring balance is greater than real weight of body। अब ये क्या है? स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? अगर आप लोगों ने कभी लिफ्ट देखी हो तो मैं आपको लिफ्ट के बारे में, हालांकि मैं यहां पर एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं। असल में लिफ्ट और कुछ होती नहीं है साथियों, एक ऐसी चीज होती है, कभी लिफ्ट में बैठे तो होंगे लेकिन ये चीज शायद ही नोटिस की हो। मैं